दोस्तों, मैं पवन मिश्रा आपका रघुवीर आईएएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ देख रहे थे। इंडियन ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर का टॉपिक हमारा चल रहा था। तो घटना चक्र में जो अभी एग्रीकल्चर का जो लास्ट टॉपिक है वो मिसलेनियस टॉपिक है, यानी एग्रीकल्चर के रिलेटेड हमने जो डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स देखे थे उनसे रिलेटेड कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन हैं, तो उनको आज हम करेंगे। और आज हमारा जो है इंडियन ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर जो है इंडियन ज्योग्राफी का सबसे बड़ा टॉपिक है, और प्लस आरओ और एआरओ का जो एग्ज़ाम होता है उसमें एग्रीकल्चर साफ साफ सिलेबस में मेंशन है। तो इसीलिए हमने एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा, और घटना चक्र में भी इसीलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कलर ऑफ द टैग यूज्ड ऑन सर्टिफाइड सीड बैग। दोस्तों, मैंने बताया था आपको कि जो एग्रीकल्चर में जो सीड यूज होते हैं वो क्या होते हैं कि अगर फार्मर सर्टिफाइड सीड यूज नहीं करता है, यानी जो सीड प्रमाणित नहीं होता है, अगर ऐसे सीड का प्रयोग नहीं करता है, तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी जो होती है बहुत कम होती है। इंडिया में क्या होता है, लगभग 50% किसान जो होते हैं वो पिछले साल जैसे धान बोया था तो जो धान बचा था उसी को यूज कर लिया, तो पिछले साल के रखे हुए ही सीड को यूज कर लेते हैं। लेकिन अब चूँकि वो ख़राब इन्वायरमेंट में, ख़राब टेम्परेचर में रखा जाता है, तो इसीलिए ऐसे सीड से बोने से बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं आती है। तो इसी को कम करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो सर्टिफाइड सीड प्रमोट करती है। तो जिन बैग में सर्टिफाइड सीड होता है, एग्जाम में पूछा गया था यूपीपीसीएस में, उसका कलर क्या होता है, तो कलर ऑफ द टैग यूज्ड इन सर्टिफाइड सीड बैग, दोस्तों उस पर ब्लू कलर लगा होता है। जो भी सर्टिफाइड सीड बैग होते हैं उन पे ब्लू कलर लगा होता है। उसके बाद हमारा स्टेट दिया है और उस स्टेट का इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स दिया है। जैसे केरला है, तो केरला का जो इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स है वो है टापियोका जिसको हिंदी में हम लोग साबूदाना कहते हैं। वो सबसे ज़्यादा जो है, मतलब कि इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स कहाँ का है, केरला के है। अभी जो लेटेस्ट डेटा है उसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जो है केरला अब दूसरे नंबर पे आ गया, लेकिन मैचिंग के लिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि हेडिंग दिया है इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स। उसके बाद कॉटन में हमने देखा था, कॉटन के प्रोडक्शन में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। उसके बाद जो वेस्ट बंगाल है, हम देख चुके हैं कि वेस्ट बंगाल जूट और जूट की एक कैटेगरी होती है फ्लैक्स, दोनों के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है। और गुजरात जो है वो ग्राउंड नट में हमने बताया था जी फैक्टर है, जी से गुजरात, जी से ग्राउंड नट में गुजरात नंबर 1 पे है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रॉप और उनका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर दिया है, ये मल्टीपल टाइम रिपीटेड है। तो उत्तर प्रदेश में तो पोटैटो का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, ये अपना उत्तर प्रदेश ही है। तो पोटैटो का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर उत्तर प्रदेश है। और टॉप 3 प्रोड्यूसर देखें तो उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड बिहार है। कोकोनट हमने देखा ही था कि सबसे ज़्यादा केरला में प्रोड्यूस किया जाता है। बनाना के प्रोडक्शन में सबसे नंबर 1 पे इस समय आंध्र प्रदेश है, दूसरे पे गुजरात है। तो बनाना, बी से बनाना और ए से आंध्रा, तो बी और ए और बी साथ में, तो बनाना आंध्र प्रदेश में। दोस्तों, जो टोबैको होता है, मैंने बताया था कि टोबैको के प्रोडक्शन में करंटली गुजरात नंबर 1 पे है, और हमने बताया था इसको याद करने का ट्रिक, जी से गुजरात, जी से गुटखा। तो टोबैको के प्रोडक्शन में गुजरात नंबर 1 पे है, आंध्र प्रदेश अपना दूसरे नंबर पे आ चुका है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, तो बनाना के लिए जो नेशनल रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पे है दोस्तों, ये है तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में है। तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना के क्रॉप्स के सीड के लिए जो भी रिसर्च एक्टिविटी होती है वो कहाँ पे है, वो तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में है। उसके बाद है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। दोस्तों, अगर हम टोटल फूड ग्रेन का प्रोडक्शन देखें तो उसका जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो पूछ रहा है। तो मतलब कि अगर हम टोटल जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन उनके अमाउंट यानी क्वांटिटी को देखें, यानी कितने मिलियन टन कौन सा क्रॉप प्रोड्यूस होता है, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है। और हम पिछले 3-4 क्लास पहले ये देखे भी थे कि इंडिया का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है वो राइस ही है। तो राइस लगभग, ये 1 साल पहले का डेटा है, राइस जो है लगभग 123 मिलियन टन प्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद आता है हमारा दूसरे नंबर पे वीट जो है दोस्तों 109 मिलियन टन के आसपास है। कोर्स ग्रेन जो मोटा अनाज होता है 51 मिलियन टन है, और पल्सेज 25 मिलियन टन है। तो राइस नंबर 1 पे है, वीट दूसरे पे है। ये 2 ऑर्डर हमें याद रखने चाहिए।
उसके बाद दोस्तों एनिसेंट हिस्ट्री में हमारा एक क्वेश्चन आता है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी। तो इसके बारे में हम जनरली पढ़ते हैं आर एस शर्मा के एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा, या घटना चक्र का जब हिस्ट्री वाली एनसीईआरटी में करवाऊंगा तो उसमें भी हिस्ट्री वाला जो घटना चक्र है उसमें भी बताऊंगा कि जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी था, ये एक्चुअली नेविगेशन और ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये एक ग्रेको रोमन बुक है, लेकिन इसका जो ऑथर है वो अननोन है। तो अगर हम टोटल फ्रूट ग्रेन का प्रोडक्शन देखें तो लार्जेस्ट जो है वो कौन सा है दोस्तों? लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ टोटल फ्रूट ग्रेन उत्तर प्रदेश में होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। तो अगर हम टोटल सारे फ्रूट ग्रेन को मिला के देखें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, एमपी दूसरे पे है, पंजाब तीसरे नंबर पे है। उसके बाद है गुजरात इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ साल्ट। दोस्तों हमें पता है कि जो साल्ट है, साल्ट जो है कोस्ट के किनारे बनाया जाता है और गुजरात की कोस्ट लाइन पूरे इंडिया में सबसे लंबी है। तो गुजरात जो है वो साल्ट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं, गांधी जी ने दांडी मार्च जो है साल्ट मार्च गुजरात में ही किया था। उसके बाद है मिल्क के प्रोडक्शन में दोस्तों उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे होता था, लेकिन अभी जो पिछले कुछ महीने पहले जो एनिमल हस्बेंड्री की रिपोर्ट आई थी 2022 में, उसमें राजस्थान को माना गया है। तो ये क्वेश्चन अभी क्या रहेगा कि अभी जो लेटेस्ट अब इकोनॉमिक सर्वे जो आएगा उसमें एक्चुअल में क्लियर हो पाएगा। लेकिन अभी अगर आपको ऑप्शन देता है तो आप राजस्थान ही करोगे, क्योंकि क्या होता ना कि अब लेटेस्ट डेटा ये है, अब आयोग के पास अगर आयोग ने आंसर उत्तर प्रदेश भी मानेगा तो भी बाद में जब लोग आपत्ति भेजेंगे तो वो चेंज कर देगा। तो हमें लेटेस्ट गवर्नमेंट डेटा है, एनिमल हस्बेंड्री 2022 की डेटा है, रिपोर्ट है, उसके अनुसार अपना उत्तर प्रदेश दूसरे पे आ गया, राजस्थान जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क हो गया। उसके बाद है क्रॉप दिया है और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर दिया है। दोस्तों जो कॉटन है, कॉटन में हम बार बार देख रहे हैं कि कॉटन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर महाराष्ट्र है। जो ग्राम या चना होता है उसमें एमपी नंबर 1 पे है। ब्लैक पेपर काली मिर्च में कर्नाटक नंबर 1 पे है। पाइनएप्पल अनानास में वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे है। कॉफ़ी में कर्नाटक है, हम देख ही चुके हैं। वीट में अपना उत्तर प्रदेश है, देख ही चुके हैं। दूसरे पे एमपी है, तीसरे पे पंजाब है। और मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि राइस के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे कौन सा स्टेट है। उसके बाद है सोयाबीन। सोयाबीन हम महाराष्ट्र में, हमने बताया था सोयाबीन में प्रोटीन होता है और प्रोटीन खा के हम महाशक्तिशाली बन सकते हैं। तो महा मतलब महाराष्ट्र। उसके बाद है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेंथा ऑयल। दोस्तों मेंथा ऑयल क्या होता है? एक्चुअली में जो मेंथा ऑयल होता है वो जो मेथेनॉल हमारा होता है C3OH, जो मेथेनॉल अल्कोहल होता है, उसके लिए रॉ मटेरियल होता है, शुगर केन से बनता है शायद ये। तो हम जानते हैं कि शुगर केन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। तो मेंथा ऑयल के प्रोडक्शन में भी जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो उत्तर प्रदेश है। लगभग 85% जो प्रोड्यूसर होता है मेंथा ऑयल का वो कहाँ से होता है? वो उत्तर प्रदेश से होता है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेंथा ऑयल उत्तर प्रदेश से, फिर पंजाब आता है। उसके बाद क्रॉप दिया है एंड क्रॉप डिस्ट्रॉइंग क्रिएचर दिया है। तो जैसे जो राइस होता है, राइस को कौन सा क्रिएचर डिस्ट्रॉय करता है? मतलब नष्ट करता है। तो राइस को गुंडी वैग एक मतलब कि इंसेक्ट है, वो उसको डिस्ट्रॉय करता है, मतलब उसके क्रॉप को ये जो इंसेक्ट है वो डिस्ट्रॉय करता है। वीट को अपेहिड डिस्ट्रॉय करता है। शुगर केन को टॉप सूट बोरर मोथ डिस्ट्रॉय करता है। और ग्राम को बुलवार्म डिस्ट्रॉय करता है। ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पर हम एक बार देख सकते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे क्रॉप्स दिया है और उस क्रॉप में होने वाले डिजीज़ दिया है। तो जैसे पैडी यानी चावल, पैडी के क्रॉप में कौन सा डिजीज लगता है? तो पैडी के क्रॉप में खैरा डिजीज लगता है। दोस्तों धान की जब कटाई होती है तो बाली निकालने के बाद जो बचता है उसको पैरा बोला जाता है। तो पैरा साउंड्स लाइक खैरा। तो खैरा रोग किस में होता है? पैडी या धान में होता है। और एक्चुअली में ये जो रोग होता है वो जिंक की कमी के कारण होता है। ये क्वेश्चन भी आया है कि खैरा डिजीज जो है किसकी कमी के कारण होता है? तो जिंक जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है उसकी कमी के कारण होता है। उसके बाद होता है मस्टर्ड। तो मस्टर्ड में कौन सा रोग होता है? वाइट रस्ट। तो रस्ट साउंड्स लाइक मस्ट, और मस्टर्ड में आगे मस्ट लगा है। तो मस्टर्ड, चाहे मस्टर्ड हो चाहे गेहूँ, इनमें वाइट रस्ट डिजीज होता है। उसके बाद है बाजरा। तो बाजरा में कौन सा डिजीज होता है? स्मट डिजीज होता है, स्मट डिजीज।
ठीक है। उसके बाद है ग्राउंड नट। तो ग्राउंड नट में कौन सा डिजीज होता है दोस्तों? टिक्का जो है वो ग्राउंड नट का एक डिजीज है। हम याद इसको रख सकते हैं, ग्राउंड नट में पीछे नट है, और नट किसी चीज़ को टिका के रखता है, मतलब बांध के रखता है, रोक के रखता है, तो नट टिकाए रखता है। तो टिक्का डिजीज किस में है? ग्राउंड नट में है। उसके बाद है अरहर। तो अरहर में, अरहर का डिजीज क्या है? विल्ट है। तो अरहर में लास्ट में हर है, और हार से उभरने के लिए विल चाहिए, यानी विल्ट चाहिए, विल चाहिए। तो अरहर डिजीज में कौन सा रोग होता है? विल्ट होता है। ठीक है। शुगर केन में कौन सा डिजीज होता है? तो शुगर केन में रेड रॉट डिजीज होता है। दोस्तों आपने कभी अगर गन्ने का रस पिया हो, या फिर गन्ने को वैसे ही अगर आपने यूज किया हो, तो उसमें देखता होगा कुछ कुछ गन्नों के अंदर रेड कलर का होता है, उसी को रेड रॉट कहते हैं, वही डिजीज होती है। पोटैटो में जो डिजीज होती है उसको लेट ब्लाइट या अर्ली ब्लाइट बोला जाता है, यानी पछेती या अगेती बोला जाता है। और आलू में भी हम देखते हैं कभी कभी जब हम सब्जी के लिए आलू काटते हैं तो उसमें ब्लैक कलर का निकलता है, तो उस डिजीज़ को ब्लैक हार्ट डिजीज भी कहते हैं। तो पोटैटो में 3 डिजीज कौन सा होता है? लेट ब्लाइट या अर्ली ब्लाइट और ब्लैक हार्ट। ग्राम में भी वही डिजीज होता है जो अरहर में था, ठीक है, और वो कौन सा था? विल्ट डिजीज। पी यानी मटर में पाउडरी माइल्ड्यू डिजीज होता है, पी यानी पी और पाउडरी, पी और पी कॉमन हो रहा है इसमें। उसके बाद चाहे बाजरा हो या मिलेट हो, दोस्तों मिलेट बाजरा जो होता है मिलेट का एक कैटेगरी ही होता है, एक्चुअली बाजरा का नाम होता है पर्ल मिलेट। तो मिलेट बाजरा में कौन सा डिजीज होता है? एरगॉट डिजीज होता है, और मिलेट में ग्रीन हेयर डिजीज होता है। तो अगर आपसे पूछता है कि इसका मतलब ये है कि बाजरा में भी ग्रीन हेयर होगा, ठीक है, वो चूँकि वो उसी की कैटेगरी है। तो ग्रीन हेयर या हरित बाल या हरित कान जो होता है किस में होता है? बाजरा में होता है। तो बाल बाजरा। व्हीट में अभी हमने देखा मस्टर्ड वाला कौन सा होता है? व्हीट में रस्ट होता है, रस्ट। और रस्ट से हम रोटी खाते हैं, रोटी किससे बनता है? व्हीट से बनता है। तो व्हीट में कौन सा डिजीज होता है? रस्ट होता है। और राइस में क्या होता है? फॉल्स स्मट होता है, फॉल्स। हम जानते हैं कि राइस खाने से हम क्या होते हैं जनरली जो है हेल्दी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, पर उससे ताकत कोई नहीं होती, तो कहा जाता है कि फॉल्स मोटा हो गया है। तो फॉल्स स्मट किससे होता है? राइस से होता है। उसके बाद है कि कुछ क्रॉप की वैरायटी दी हैं, जैसे सुल्ताना, गुलाबी एंड काली चंपा आर वैरायटीज ऑफ ग्रेप्स, यानी अंगूर की ये वैरायटी हैं। काली चंपा हम ऐसे देख सकते हैं, अंगूर की एक कैटेगरी काला अंगूर भी होता है, ठीक है। तो सुल्ताना, गुलाबी एंड काली चंपा आर वैरायटी ऑफ ग्रेप्स। उसके बाद है शुगर केन, बीट रूट, स्वीट पी, ग्राम एंड अरहर कम्स अंडर द 3 पेरेंट फैमिली। ये जो क्रॉप्स हैं ये किस में के अंतर्गत आते हैं? 3 प्लांट फैमिली के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद कुछ क्रॉप दिया है और उनके साथ इंडिया का पोजीशन दिया है कि इंडिया किस पोजीशन पे है उसके प्रोडक्शन में। तो कॉफ़ी के प्रोडक्शन में इंडिया कॉफ़ी पे इंडिया का पोजीशन जो है वो 8th पोजीशन है। शुगर केन में इंडिया 2nd पे है। ऑयल सीड पे इंडिया 13th के आसपास आता है, और टोबैको में इंडिया 2nd प्लेस पे आता है, ठीक है। उसके बाद 2 करेक्ट स्टेटमेंट दिए हैं कि इंडिया इज़ सेकंड इन द टोटल फ्रूट प्रोडक्शन। दोस्तों अगर हम पूरे वर्ल्ड में टोटल फ्रूट प्रोडक्शन देखें तो इंडिया जो है वो 2nd प्लेस पे आता है। चाइना नंबर 1 पे आता है, इंडिया दूसरे पे, और ब्राज़ील तीसरे पे, ठीक है। उसके बाद है इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट टोबैको एक्सपोर्टर। अगर टोबैको को एक्सपोर्ट के मामले में देखें तो इंडिया जो है वो कुछ पे नंबर पे आता है? 5th नंबर पे आता है। तो टोबैको एक्सपोर्टर यानी जो अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको होता है उसके एक्सपोर्ट में इंडिया किस पोजीशन पे आता है? 5th पोजीशन पे आता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा कुछ स्टेटमेंट दिया यहाँ पे जूट के बारे में, जो सारे स्टेटमेंट सही है। एक है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट कौन है? हमने अभी देखा वेस्ट बंगाल है, अप्रॉक्सीमेटली 80%, फिर बिहार आता है। उसके बाद है जूट जो है एक खरीफ क्रॉप होता है जिसको हम लोग गोल्डन फाइबर कहते हैं। जूट इंडस्ट्री मेनली वहीं पे डेवलप है, वेस्ट बंगाल में ही। और मेस्टा इज अ वैरायटी ऑफ जूट जो कि वेस्ट बंगाल में प्रोड्यूस होती है, मैंने बताया ही था। उसके बाद है लार्जेस्ट एरिया अंडर जूट कल्टीवेशन, ये भी वेस्ट बंगाल में होगा क्योंकि सब कुछ वहीं पे है जूट से रिलेटेड। उसके बाद है लोअर गंगेटिक प्लेन मोस्ट सुटेबल फॉर। क्वेश्चन दोस्तों ये आता है कि इंडिया का जो लोअर गंगेटिक प्लेन है वो किस क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल है? तो लोअर गंगेटिक प्लेन इज मोस्ट सुटेबल फॉर पैडी एंड जूट। आप देखते हो कि वहाँ पे चावल और जूट ही बोया जाता है, यानी जो गंगा डेल्टा वाला क्षेत्र है, वेस्ट बंगाल का क्षेत्र आप मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट एंड हाई टेम्परेचर भी होता है।
वेस्ट बंगाल में हम देख रहे हैं ना कि जूट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, प्लस पैडी भी मैंने देखा था। आपको अगर याद हो कि राइस के प्रोडक्शन में या पैडी के प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल ही नंबर 1 पे आता है। उसके बाद है, ये दोनों कंडीशन कहाँ की हैं, वेस्ट बंगाल की हैं। उसके बाद है मेज, यानी जो मक्का होता है। मेज इज अ क्रॉप विच कैन बी ग्रोन थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू वाइडर एडेप्टेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट। दोस्तों ये क्वेश्चन यूपीपीएससी आयोग जो है कई बार पूछ चुका है कि ऐसा कौन सा क्रॉप है जो है थ्रू आउट द ईयर बोया जा सकता है, क्योंकि उसके पास क्लाइमेट की अडेप्टेबिलिटी है। तो वो मक्का होता है। मक्का जो होता है वो हर मौसम में पक्का होता है, यानी हर मौसम में उसको ग्रो किया जा सकता है। उसके बाद है करेक्ट स्टेटमेंट दिया है, जैसे मेज कैन बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च। दोस्तों ये ऑब्वियस है कि स्टार्च के प्रोडक्शन में हम लोग मेज का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सब फाइनली कार्बोहाइड्रेट के ही पॉलीमर होते हैं। उसके बाद ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेज कैन बी बायोडीजल। उसके बाद मेज से हम लोग बायोडीजल भी बना सकते हैं। अल्कोहलिक बीवरेजेज, यानी जो बियर वगैरह होते हैं, दे भी कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग मेज। उसके बाद है मेच्योरिटी पीरियड ऑफ मेज कितना होता है। तो दोस्तों मेज को जो मेच्योर होने में कितना समय लगता है, लगभग 110 डे लगता है। ब्लैक पेपर एंड कार्डमम प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड इन केरला। दोस्तों केरला में ही कार्डमम हिल्स है और वहीं पे ब्लैक पेपर एंड कार्डमम का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद टी के लिए आसाम जो है टी के लिए फेमस है। J&K जो है वो सैफरून या जैफरॉन, यानी जो वो केसर होता है उसके लिए फेमस है। हिमाचल प्रदेश एप्पल के लिए फेमस है। दोस्तों C4 जो है एक टाइप के प्लांट होते हैं। ये सब जो है ये हम लोग बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं। जनरली फोटोसिंथेसिस इन सब चीज़ों से रिलेटेड होते हैं, तो उनको कई कैटेगरी में बांटा जाता है। तो पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रॉप जो है वो C4 प्लांट है, तो ऑप्शन दे देगा वीट, राइस, मेज एंड मिलेट। तो मेज जो होता है वो एक C4 प्लांट होता है। C स्टैंड फॉर कॉर्बन। तो हम इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि कॉर्न में 4 लेटर आते हैं तो C4 हो गया। उसके बाद है स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मेज प्रोडक्शन। दोस्तों मेज के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे कर्नाटका आता है, दूसरे पे MP आता है। हमें फर्स्ट ही याद रखना है कर्नाटक। शक्तिमान फर्स्ट एंड शक्तिमान सेकंड आर मॉडिफाइड क्रॉप्स ऑफ मेज। दोस्तों मेज जो है उसके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यानी GM क्रॉप्स 2 कौन है, शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 नाम से, इन पे रिसर्च चल रहा है। उसके बाद है ओनली स्टेट व्हिच प्रोड्यूसेस सैफरून। अभी हमने देखा कि सैफरून या केसर प्रोड्यूस करने वाला इंडिया का एकमात्र राज्य कौन सा है, तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद कुछ क्रॉप दिए हैं और उनके लिए नेसेसरी क्लाइमेट दिया है। जैसे बार्ले जो होता है, बार्ले जो है वो कूल क्लाइमेट में पैदा किया जाता है विथ पुअरर सॉइल। अगर सॉइल पुअर हो लेकिन क्लाइमेट कूल हो तो वहाँ पे बार्ले का प्रोडक्शन हो सकता है। उसके बाद है राइस। राइस के लिए हम जानते हैं हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, क्योंकि इसके लिए धूप चाहिए और बारिश चाहिए। विच रिच सॉइल है, रिच मतलब वही गंगेटिक प्लेन वाला, जैसे लोमी सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, यानी सैंड सिल्ट और सैंड का, सिल्ट का, और एक और होता है सैंड होता है, सिल्क होता है, और एक और होता है उसको मुझे अभी क्ले होता है, क्ले। तो सैंड सिल्ट एंड क्ले का एक अप्रोप्रिएट मिक्सचर चाहिए होता है। मिलेट जो होता है, मिलेट हम जानते हैं राजस्थान वाले क्षेत्रों में पैदा होता है, यानी ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होते हैं विथ पुअर सॉइल। और टी जो है जनरली हम जानते हैं आसम में होता है, दार्जिलिंग में होता है, तो वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट विथ हाई अल्टीट्यूड। दोस्तों अगर हमें इसमें क्रॉप पता है कि कहाँ पे ग्रो किया जाता है तो हम आराम से इसमें ऑप्शन में टिक कर सकते हैं कि अब जैसे टी है तो हाई अल्टीट्यूड लिखा है, तो ऑब्वियस है टी ही हाई अल्टीट्यूड पे होता है, क्योंकि उसकी जड़ों पे पानी रुकना नहीं चाहिए। उसके बाद है कुछ क्रॉप दिया है और उनके लिए टेम्परेचर और रेनफॉल का एक रेंज ऐसा दिया है, तो एक बार देख सकते हैं, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉटन के लिए रेनफॉल कितना चाहिए, 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर चाहिए। यहाँ पे मिलीमीटर में दिया है तो 10 कम होता है सेंटीमीटर, मतलब 10 से डिवाइड होता है। और टेम्परेचर कैसा चाहिए कॉटन के लिए, 18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्लैक्स जो होता है उसके लिए रेनफॉल 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर और टेम्परेचर 5 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड। शुगर बीट जो होता है उसके लिए रेनफॉल जो होता है 50 से 60 सेंटीमीटर और टेम्परेचर 18 से 22। और जूट के लिए हमें पता है रेनफॉल ज़्यादा होता है तो 150 से 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर इज 25 टू 35। जूट पता हो बस इसमें। उसके बाद यहाँ पे 4 क्रॉप दिए हैं, पूछ रहा है किसके लिए ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है, तो मेज, ओनियन, सोयाबीन एंड सोरगम में ट्रांसप्लांटेशन ओनियन का किया जाता है। अगर आप
गांव से जुड़े होंगे या आपने कभी भी ओनियन की खेती देखी होगी, तो पहले ओनियन के बीए बोए जाते हैं। उसके बाद जब थोड़ा सा वो बड़ा हो जाता है तो उसको पेड़ को उखाड़ लिया जाता है और फिर उसको कुछ दिन सुखाया जाता, उसको कुछ दिन ऐसे अलग रखा जाता है और फिर उसको जाके किसी दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। दोस्तों ट्रांसप्लांटेशन जो होता है वीड को यानी खरपतवार को कंट्रोल करने का एक तरीका होता है, क्योंकि अब जब नए जगह बोओगे तो खरपतवार तो अभी उठना स्टार्ट होगा, जबकि जो प्याज होगा वो ऑलरेडी इतना बड़ा हो चुका है। तो जब तक खरपतवार थोड़ा बड़ा होगा तब तक प्याज काटने लायक हो जाएगा और खरपतवार का कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो ट्रांसप्लांटेशन एक तो हमने देखा था राइस में होता है, दूसरा इधर ओनियन में होता है। क्रॉप साइकिल बेस्ट फॉर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। दोस्तों जो पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी लोअर गंगा यानी जो मिडिल और लोअर गंगा यमुना का प्लेन है, वहाँ पे कौन सा क्रॉप साइकिल बेस्ट होता है? तो दोस्तों वहाँ पे बरसात का मौसम आए यानी जब जून जुलाई मानसून का पीरियड है तो पैडी बोया जाता है, फिर बीच में मक्का होता है और फिर वीट हो जाता है। तो ये उनका क्रॉप साइकिल होता है, पैडी मेज एंड वीट। और आप देखते होंगे जो लोग ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से एसोसिएटेड हो यही क्रॉप का साइकिल चलता है। उसके बाद है कि जो राजमा है और जो पोटैटो है उसको भागीरथी वैली में किसने उसका भागीरथी वैली यानी जो भागीरथी रिवर का वैली है उसमें किसने इसके क्रॉप का प्रोडक्शन स्टार्ट करवाया था? तो विल्सन जो जब इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी था तो उस समय विल्सन नाम के एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, उन्होंने भागीरथी वैली में राजमा और पोटैटो का कल्टीवेशन स्टार्ट करवाया था। उसके बाद यहाँ पे कुछ बोर्ड्स दिए हैं और उनका हेडक्वार्टर दिया है। जैसे जो हमारा कॉफ़ी बोर्ड है वो कहाँ पे? बेंगलुरु में है। इसको याद करना बहुत आसान है, हमें पता है कि कॉफ़ी के प्रोडक्शन में कर्नाटका नंबर 1 पे है, तो उसी के जो मेजर सिटी है बेंगलुरु वहीं पे उसका हेड होगा। उसका रबड़ के प्रोडक्शन में हमें पता है कि केरला नंबर 1 पे है, तो केरला का एक प्लेस है कोट्याम, तो कोट्याम में का हेडक्वार्टर है केरला का। उसके बाद टी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? टी जो हम जानते हैं दार्जिलिंग में है, जो कोलकाता का जो दार्जिलिंग है, सॉरी वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग है वहाँ पे टी अच्छी खासी मात्रा में होता है। दार्जिलिंग टी एक ब्रांड भी होता है, तो कोलकाता को हम टी से जोड़ सकते हैं। उसके बाद उसका हेडक्वार्टर मतलब कोलकाता में हेडक्वार्टर है टी बोर्ड का। उसके बाद टोबैको। दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया कि आंध्र प्रदेश जो है पहले जो है वो क्या होता था, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको हुआ करता था। तो उसी समय टोबैको बोर्ड का हेडक्वार्टर जो है आंध्र प्रदेश के गुंटूर में बनाया गया था। लेकिन अभी क्या हो गया, अब गुजरात हो गया नंबर 1 पे, पर हेडक्वार्टर इसका वहीं पे है। और इसको याद करना भी उतना टफ नहीं है, जी से गुंटूर जी से गुटखा, तो टोबैको में गुटखा होता है। ठीक है, बाकी देखो आप ये ऑप्शन आएगा आप आराम से टिक कर पाओगे अगर आपको पता है कि कौन सा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। ये ऑप्शन जो दिए थे वही है, मैंने अपने मन से नहीं लिखे, जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था वहीं से है। उसके बाद है इंडियाज रैंक इन वेजिटेबल प्रोडक्शन। दोस्तों जो फल और सब्जियों के उत्पादन में इंडिया जो है चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, और अगर हम इंडिया के अंतर्गत देखें तो सबसे ज़्यादा जो वेजिटेबल का प्रोडक्शन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है, फिर वेस्ट बंगाल में, तीसरा एमपी। तो सबसे ज़्यादा सब्जियां कहाँ पे पैदा की जाती हैं? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चाइना इज़ द कंट्री दैट प्रोड्यूस मैक्सिमम वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड। फिर ठीक है दोस्तों, जेनेटिकली मॉडिफाई करके मैंगो की एक वैरायटी बनाई गई थी जिसमें बीज नहीं होता, यानी सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो। आप जनरली आम खाते हो तो बीच में गुठली मिलती है, तो एक ऐसा आम है जिसके बीच में गुठली नहीं मिलती, एंड दैट इज सिंधु। तो एस से सीड, एस से सिंधु, तो सीडलेस जो है वो कौन सा है? सिंधु है। अदर वैरायटी ऑफ मैंगो के कुछ और दूसरी वैरायटी का नाम क्या है? एक है रत्ना, एक है बॉम्बे ग्रीन, एक है कृष्णा भोग, एक है मल्लिका, एक है नीलम, अल्फांजो, चौसा, लंगड़ा, दशहरी। इसमें से कुछ का आपको पता होगा, मे भी शायद ये इसका नीलम का नहीं पता होगा, अल्फांजो का नहीं पता होगा। उसके बाद है मैंगो वैरायटी दैट इज डेवलप्ड एज अ क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन दशहरी एंड नीलम। दोस्तों आम की जो तो दो कैटेगरी है, दशहरी एंड नीलम, उनके बीच में क्रॉस ब्रीडिंग करके जेनेटिकली मॉडिफाई करके एक बहुत ही खूबसूरत आम बनाया गया जिसका नाम क्या है? आम्रपाली। आम्रपाली तो दशहरी एंड नीलम की क्रॉस ब्रीडिंग से बना है। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। उसके बाद है ललित किसका वैरायटी है? दोस्तों ललित जो है वो गुआवा यानी अमरूद की एक वैरायटी है। और हम देखते हैं एक अमरूद की कैटेगरी होती है जिसमें अंदर रेड कलर लाल लाल होता है, तो ललित से लाल को ऐड कर सकते हो, गुआवा की एक कैटेगरी है।
चौसा, लंगड़ा, दशहरी वन आर नॉट रेगुलर वैरायटी ऑफ मैंगो। दोस्तों ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इनमें में से कौन सा जो है वो आम की रेगुलर वैरायटी नहीं है, मतलब कुछ चेंजेस के साथ आए हैं। तो चौसा, लंगड़ा एंड दशहरी वन जो है वो आम की रेगुलर वैरायटी नहीं है। रेगुलर वैरायटी जैसे ये दशहरी 51 होता है या फिर नीलम, ये सारी चीज़ें, आम्रपाली, ये सब रेगुलर वैरायटी हैं। ठीक है, तो चौसा, लंगड़ा है, दशहरी, LCD। उसके बाद है हमारा कंचन। कंचन जो है वो किसकी वैरायटी है, किस क्रॉप की वैरायटी है? तो दोस्तों कंचन इज अ इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ इंडियन गूजबेरी। जो आंवला होता है जिसमें विटामिन सी खूब ज़्यादा मात्रा में मिलता है, उसी की एक वैरायटी है कंचन। और इसकी दूसरी वैरायटी कौन है? बनारसी कृष्णा। बनारसी कृष्णा भी एक इसी की वैरायटी है। गंगा वाराणसी जो है दोस्तों वो गूजबेरी यानी वही आंवले की एक वैरायटी है। दोस्तों इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि बनारस में भी आंवले की अच्छी खासी मात्रा में उत्पन्न की जाती है। वैसे जो उत्तर प्रदेश का आप पढ़ते होगे ODOP जब पढ़ते हैं तो उसमें आंवला के प्रोडक्शन में प्रतापगढ़ आता है नंबर 1 पे, तो ये सब उसी क्षेत्र वाले हैं। उसके बाद है वैरायटी एंड क्रॉप। तो दोस्तों गोविंद जो है, गोविंद किस क्रॉप की वैरायटी है? तो गोविंद जो है वो पैडी यानी चावल की एक वैरायटी है। उसके बाद है शुष्क सम्राट, किसकी वैरायटी है? तो शुष्क सम्राट भी राइस की एक वैरायटी है। इसको याद रखना बहुत आसान है। हमने बताया था कि राइस खाने से हम हेल्दी हो सकते हैं पर अंदर से ताकत नहीं आती, तो शुष्क सम्राट कहते हैं ऐसे लोगों को। उसके बाद है पारस। तो पारस किसकी एक वैरायटी है? दोस्तों पारस जो है अरहर की एक वैरायटी है। और प्रकाश जो है वो पी की वैरायटी है, प्रकाश पी। ठीक है, उसके बाद है मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ बनाना यानी केला के उत्पादन में नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश आता है। अभी हमने देखा था A के बाद B आता है तो आंध्र प्रदेश बनाना, दूसरे पे गुजरात है। फर्स्ट 2 ही आप याद रखो। उसके बाद है क्रॉप, और यहाँ पे फर्स्ट या मेजर प्रोड्यूसर कौन है? तो वीट में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है। बाजरा में नंबर 1 प्रोडक्शन राजस्थान का है। शुगर केन में हम देख चुके हैं उत्तर प्रदेश का। कोकोनट में हम देख चुके हैं केरला है। टोबैको में हमने देख चुका है गुटखा, गुजरात है। ग्राउंड नट में हमने देख चुका है गुजरात है, जी। मस्टर्ड में हमने देख चुके हैं राजस्थान है। सोयाबीन में हमने देख चुका है महाशक्तिशाली यानी महाराष्ट्र है। जूट के प्रोडक्शन में हम देख चुके हैं वेस्ट बंगाल है, जो हमारा जो हमारा डेल्टा है सुंदरबन, वहाँ पे बोया जाता है। टी में आसाम में टी पीते हैं। उसके बाद रबर में केरला है। ये सारी चीज़ें हमने देख चुके हैं। उसके बाद एरिया दिया है और वहाँ की मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी दी है। जैसे नॉर्थ बिहार, तो नॉर्थ बिहार जो है वो तराई वाला क्षेत्र है। तराई वाले क्षेत्र में शुगर केन का प्रोडक्शन अच्छे खासी मात्रा में होता है। आप उत्तर प्रदेश का भी जो तराई देखोगे, बस्ती बहराइच वाला क्षेत्र, वहाँ पर भी शुगर का प्रोडक्शन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो नॉर्थ बिहार शुगर इंडस्ट्री के लिए फेमस है। लद्दाख जो है किसके लिए फेमस है? हमें पता है कि वहाँ पर पाशमीना गोट मिलती है, तो वूल के लिए फेमस है। उसके बाद है हमारा कि इन विच फील्ड बोरलॉग अवार्ड इज गिवन। दोस्तों जो नॉर्मन ई बोरलॉग थे, जिनको ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है, उन्हीं की मेमोरी में एक बोरलॉग अवार्ड दिया जाता है। तो किस फील्ड में होगा? तो ऑब्वियस है कि वो एग्रीकल्चर साइंस में होगा, क्योंकि वो उसी से रिलेटेड थे। उसके बाद है बेस्ट पोटैटो वैरायटी फॉर प्रोसेसिंग पर्पज़। दोस्तों प्रोसेसिंग पर्पज़ के लिए पोटैटो की बेस्ट वैरायटी कौन सी है? तो प्रोसेसिंग पर्पज़ के लिए जो बेस्ट पोटैटो वैरायटी है वो क्या है? कुफरी चिप्सोना। तो चिप्सोना, तो हम चिप्स ऐसे याद रख सकते हैं। चिप्स जो है उसी पोटैटो से बनेगा जो एकदम बेस्ट पोटैटो होगा। तो चिप्सोना इज़ द बेस्ट पोटैटो वैरायटी फॉर प्रोसेसिंग पर्पज़, क्योंकि जो चिप्स बनता है वो आलू के प्रोसेसिंग से ही बनता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। दोस्तों नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है किस किस को कवर करता है? तो वो राइस को कवर करता है, वीट को कवर करता है, पल्सेस को कवर करता है, कोर्स सीरियल को कवर करता है, न्यूट्री सीरियल्स को एंड ऑयल सीड को। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन था ये लॉन्च किया गया था क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो पहले तो राइस, वीट, पल्सेस के लिए स्टार्ट हुआ था, लेकिन बाद में कोर्स सीरियल, न्यूट्री सीरियल्स, ऑयल सीड, इन सब के लिए ये चीज़ें क्या हो गई? बढ़ा दी गई। उसके बाद है विच क्रॉप्स आर ग्रोन मोस्टली अंडर सब्सिस्टेंस फार्मिंग। दोस्तों जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है पहले इसको समझ लेते हैं। इसको हिंदी में कहा जाता है कि मतलब एक निर्वाह कृषि, यानी एक ऐसी फार्मिंग
जिसमें किसान जो है केवल अपने खाने पीने के लिए ही प्रोड्यूस कर पाता है, मार्केट में बेचने के लिए बिल्कुल भी इसके पास ना तो उतना ज़मीन होता है कि उतना प्रोड्यूस कर पाए और ना ही वो उतना उत्पन्न कर पाता है। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग के लिए इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस क्रॉप कौन सा है, तो वो है राइस है। ठीक है, राइस एंड कोर्स सीरियल। उसके बाद है स्टेम ऑफ जिंजर विच ग्रोज इन द सॉइल एंड स्टोर्स फूड। दोस्तों जो अदरक होता है, तो अदरक जो हम चाय में डाल के पीते हैं, तो जो अदरक होता है एक्चुअली वो स्टेम होता है, ये जड़ नहीं होता। हमें लगता है जड़ है, पर ये क्या होता है, एक स्टेम तना होता है। जो स्टेम है वो क्या करता है, अपने फूड स्टोर करता है और बड़ा हो जाता है। तो ऐसे स्टेम जो फूड स्टोर करते हैं उनको साइंस में आप पढ़ते होगे, उनको राइजोम कहा जाता है। तो वैसे तो ये जो है वो बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो स्टेम फॉर जिंजर व्हिच ग्रोज इन द सॉइल एंड स्टोर्स फूड इज कॉल्ड राइजोम। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, एक मिनट। हाँ, उसके बाद है कि कुछ ऑप्शंस दिए हैं और पूछ रहा है कि इसमें में से जो है सीरियल ग्रेन प्रोडक्ट कौन सा है। तो जैसे ओट मील दिया है, सागो दिया है, सोया फ्लोर दिया है एंड एरोरूट दिया है। तो इन सब में जो ओट मील है वो क्या है, एक सीरियल ग्रेन होता है, सीरियल ग्रेन प्रोडक्ट। यानी सीरियल मतलब क्या होता है, जो बीज होते हैं। ठीक है, बाकी जो सोया फ्लोर है, एरोरूट है, सागो जो है वो जो है सीरियल ग्रेन प्रोडक्ट नहीं है। तो ओट मील क्या होता है, फूड फॉर पीपल बोला जाता है। ठीक है, एक्चुअली में ओट मील जो होता है लोग जो है उसको खाने के लिए यूज करते हैं, आपने भी खाया होगा शायद, और इसको एज अ फोडर भी यूज कर सकते हैं, एनिमल के लिए चारे की तरह प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा सीरियल ग्रेन है। उसके बाद है प्रीडोमिनेटली रेन फेड क्रॉप्स कौन सा है। दोस्तों कुछ क्रॉप ऐसे हैं जो मेनली रेन के द्वारा ही सिंचाई उनकी होती है, मतलब उसी पे निर्भर करते हैं। एक तो हमारा ग्राउंडनट मूंगफली होता है, सीसेम होता है एंड पर्ल मिलेट यानी बाजरा होता है। और ये ऐसे एरिया में ही बोए जाते हैं जहाँ पे बारिश पे निर्भरता होती है, सिंचाई की सुविधा कम होती है। उसके बाद है काउपी यानी लोबिया, ग्रीन ग्राम यानी हरी खाद एंड पिजियन पी यानी अरहर आर यूज फॉर पल्सेस फूडर एंड ग्रीन मनोर। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो दाल की तरह भी प्रयोग किए जा सकते हैं, गाय भैंस को चारा देने के लिए भी प्रयोग किया जा सकते हैं और हरे खाद की तरह भी प्रयोग किए जा सकते हैं। तो वो काउपी लोबिया होता है, ग्रीन ग्राम होता है एंड पिजियन पी होता है। उसके बाद है मोस्ट सुटेबल क्लाइमेट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्चिड्स। दोस्तों ऑर्चिड जो है फ्लावर की एक जनरल कैटेगरी होती है। तो इसके ग्रो कल्टीवेशन के लिए मोस्ट सुटेबल क्लाइमेट कौन सा है, तो दोस्तों मोस्ट सुटेबल क्लाइमेट फॉर कल्टीवेशन ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्चिड ये कहाँ पे है, ये जो है हमारा ब्रह्मपुत्रा के जो अपर वैली यानी अरुणाचल प्रदेश में है। तो वैसे भी हमें पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश जो है ऑर्चिड्स की प्रोडक्शन में नंबर 1 पे, वहाँ पे बहुत सारे वैरायटी टाइप के फूल मिलते हैं। उसके बाद है फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये हमने देखा था 2006-16 में ही सिक्किम को फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, जहाँ पे 100% ऑर्गेनिक फूड का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद है कुछ करेक्ट स्टेटमेंट दिए, जैसे नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन यानी NPOP ये जो है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है। अब देखो इसका लॉजिक क्या है। एक्चुअली जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है वो क्या करती है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम देखती है। तो जो ऑर्गेनिक फूड का प्रोडक्शन होता है इंडिया में, लार्जेस्ट क्वांटिटी इंडिया में नहीं बिकता, बाहर जाके बेचता है। तो जो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है उसका मेन फोकस क्या है, एक्सपोर्ट है, और एक्सपोर्ट का काम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देखती है। तो इसीलिए ये जो बोर्ड है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत बनाया गया है। उसके बाद है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को इम्प्लीमेंट कौन करता है, दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत एक हमारी एक्सपोर्ट करने की एजेंसी होती है जिसको अपीडा बोलते हैं, एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी करके नाम होता है इसका। तो अपीडा जो है इसको इम्प्लीमेंट करता है और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में ही आता है। उसके बाद गुजरात के बारे में कुछ करेक्ट स्टेटमेंट हैं। पहले क्या है कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात इज एरिड एंड सेमी एरिड। दोस्तों गुजरात का जो उत्तरी भाग है हमें पता है गल्फ ऑफ कच्छ के वेस्ट नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट वाला क्षेत्र वो क्या है, एरिड है एंड सेमी एरिड क्षेत्र है। उसके बाद सेंट्रल पार्ट में गुजरात का जो कठियावाड़ वाला क्षेत्र है वहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन होता है, और जो कैश क्रॉप्स होते हैं वो जनरली जो गुजरात है, गुजरात में कैश क्रॉप जो होते हैं फूड क्रॉप से ज़्यादा बोए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे वो कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज होता है।
उसके बाद है हमारा क्लस्टर बीन या गुआर। दोस्तों क्लस्टर बीन या गुआर जो कि एक लेग्यूम क्रॉप्स होता है, इसको एज अ वेजिटेबल भी हम यूज करते हैं, आपने देखा होगा, खाया भी होगा इसकी सब्ज़ी, और एज अ फूड यानी गाय भैंस को चारा देने के लिए भी यूज करते हैं। साथ में इससे जो गम एक्सट्रैक्ट किया जाता है उससे सेल गैस बनाया जा सकता है। तो गम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट यूज्ड इन सेल गैस प्रोडक्शन। दोस्तों सेल गैस हमें पता है कि सेल गैस एक टाइप का रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होता है जिसमें मेनली मीथेन होता है। तो ये जो क्लस्टर बीन या जो गुआर होता है, इसका जो सीड होता है वो सीड से गम निकाला जाता है और वहाँ से फिर सेल गैस बनाया जाता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रेश वाटर फिश। दोस्तों चाहे फ्रेश वाटर फिश हो या वही इनलैंड फिश हो, दोनों एक ही बात है, जो कि इनलैंड में ही फ्रेश वाटर होता है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रेश वाटर फिश और इनलैंड फिश कौन सा है, उसमें आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे आता है। लेकिन और अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश देखें तो यानी टोटल फिश के प्रोडक्शन में भी लार्जेस्ट कौन सा है हमारा, वो आंध्र प्रदेश भी है। टोटल फिश का प्रोडक्शन मतलब क्या, फ्रेश फिश प्लस मरीन फिश दोनों मिला के। लेकिन अगर मरीन फिश के प्रोडक्शन में देखें तो नंबर 1 पे कौन आता है, गुजरात आता है। तो दो चीज़ें क्लियर है क्या, फिश का प्रोडक्शन दो तरीके से होता है। एक तो होता है फ्रेश वाटर फिश जो इनलैंड में रिवर होते हैं, तालाब होते हैं, लेक होते हैं, इनमें फ़िश का पालन किया जाए, और इंडिया में सबसे ज़्यादा इन्हीं के थ्रू फिश का प्रोडक्शन होता है। तो इनलैंड या फ्रेश वाटर फिश के प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। और अगर मरीन फिश यानी जो समुद्री पानी यानी जो सी वाटर का फिश होता है, उसके प्रोडक्शन में गुजरात नंबर 1 पे है। लेकिन अगर दोनों को मिला के देखें टोटल फिश के प्रोडक्शन में, तो भी आंध्र प्रदेश ही नंबर 1 पे है। तो फिश प्रोडक्शन इन डिसेंडिंग आर्डर, आंध्र प्रदेश यानी फिश मतलब इनलैंड और मरीन दोनों, तो आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे आता है, वेस्ट बंगाल दूसरे पे, और गुजरात जो है हमारा वो तीसरे पे आता है। उसके बाद कुछ करेक्ट स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इसमें मैंने कई सारे क्वेश्चंस को, मल्टीपल क्वेश्चन को जो सिमिलर टाइप के थे उनमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। जैसे फर्स्ट क्या है, फाइबर लेंथ ऑफ कॉटन पूछा जाता है कि कॉटन का जो फाइबर होता है उसका जनरल लेंथ कितना होता है। तो कॉटन के फाइबर का जो लेंथ होता है वो 3.75 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के रेंज में होता है। उसके बाद बोरान एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए आवश्यक होता है। उसके बाद है जो बासमती राइस है उसके लिए फर्टिलाइज़र का डोज क्या होना चाहिए। तो दोस्तों बासमती राइस के लिए NPK का जो रेशियो है वो 2:1:1 होना चाहिए, ठीक है। यानी N अगर 120 ग्राम है तो फास्फोर नाइट्रोजन 120 ग्राम है तो फास्फोरस 60 और पोटाश 60 होना चाहिए। एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल। दोस्तों एप्पल का जो एडिबल पार्ट है उसको मीजोकार्प कहते हैं, ये आप साइंस में भी पढ़ोगे। स्टोरेज क्वालिटी ऑफ एप्पल इज रिड्यूस्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। दोस्तों अगर कैल्शियम की कमी है तो जो स्टोरेज क्वालिटी है एप्पल की वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। उत्तर प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स। हम अभी देखे थे वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, वेस्ट बंगाल दूसरे पे है। थर्ड जनरेशन ऑफ पेस्टिसाइड वाज फर्स्ट प्रोड्यूस बाय। दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है UPPCS में कि जो थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड्स है उसको फर्स्ट किसने प्रोड्यूस किया था, तो CM विलियम्स ने किया था, CMW। लाइन सीड इज अ रबी क्रॉप ग्रोन ओनली इन विंटर। लाइन सीड जो यानी जो अलसी हिंदी में बोलते हैं अलसी, वो क्या होती है, एक रबी क्रॉप होती है, और रबी क्रॉप है तो कब ग्रो की जाएगी, ये विंटर में ग्रो की जाएगी। उसके बाद करेक्ट स्टेटमेंट आप देख रहे हो कितने सारे स्टेटमेंट को मैंने मर्ज किया है। झारखंड इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लैक। दोस्तों जो लायक मतलब जो लासा होता है, पेड़ों पे जो लासा निकाला जाता है उसके प्रोडक्शन में राजस्थान नंबर 1 पे है। उसके बाद है कुंचिकल वाटरफॉल इज इन कर्नाटका। ये हम देखी थी वाटरफॉल में कि जो कुंचिकल वाटरफॉल है वो कहाँ पे है, कर्नाटका में है। उसके बाद है प्लानिंग कमीशन हैड डिवाइडेड इंडिया इनटू एग्रो क्लाइमेटिक रीजन। दोस्तों इंडिया को विभिन्न एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में किसने डिवाइड किया था, प्लानिंग कमीशन ने डिवाइड किया था। उसके बाद है डॉक्टर BP पाल वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। दोस्तों इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे, BP पॉल थे। उसके बाद इंडिया जो है वो सेकंड है राइस के प्रोडक्शन में, और चाइना नंबर 1 पे है। और सोयाबीन सीड कंटेन्स, जो सोयाबीन का सीड होता है उसमें 20% ऑयल होता है और 40% प्रोटीन होता है। और अमन जो है मैंने बताया था आपको, अमन राइस की एक वैरायटी है जो जून जुलाई में ग्रो की जाती है।
तो इन 15 स्टेटमेंट में कई सारे क्वेश्चन को मर्ज किया गया है। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन आपको इररिलेवेंट लग रहे होंगे एग्रीकल्चर से, पर ये सारे क्वेश्चन चूँकि अब किसी एक क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट में आ गया, तो चारों स्टेटमेंट में किसी न किसी स्टेटमेंट में ये पड़ा हुआ था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। ठीक है, तो अमन राइस कब बोया जाता है? जून एंड जुलाई के महीने में। उसके बाद कुछ करेक्ट स्टेटमेंट है, जैसे UPAS 120 किस क्रॉप की वैरायटी है? तो ये एक अरहर की वैरायटी है। ए से अरहर एंड एस से उसका सब टाइप। राजमा जो है हम ये पढ़ चुके हैं, राजमा एक ऐसा लेग्यूम क्रॉप्स है जो नेग्लिजिबल नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, इवन दो इट इज़ अ लेग्यूम क्रॉप्स। उसके बाद है खैरा डिजीज, राइस का जो खैरा डिजीज होता है वो किसकी, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या स्प्रे किया जाता है? तो दोस्तों राइस का जो खैरा डिजीज है जो कि जिंक की कमी के कारण होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए जिंक सल्फेट का यूज किया जाएगा, क्योंकि जिंक की कमी है तो जिंक सल्फेट ही यूज होगा। उसके बाद है PBW, PB स्टैंड फॉर पंजाब, W फॉर वीट, तो PBW 343 जो है वो वीट की वैरायटी है, एंड DBW किसकी वैरायटी है? ये भी W स्टैंड फॉर हीट, ये वीट की वैरायटी है। उसके बाद क्रॉप दिया है और उसके वीट दिए हैं, जैसे वीट में जो वीट यानी जो गेहूँ होता है उसमें कौन सा वीट, या वो वीट को हिंदी में क्या बोला जाता है दोस्तों? वीट को हिंदी में खरपतवार बोलते हैं। तो वीट जो होता है यानी जो गेहूँ होता है उसमें कौन सा वीट होता है? उसमें होता है फेलेरिस माइनर। फेलेरिस माइनर जो है वीट की एक वीड है। उसके बाद वीट, पी और मस्टर्ड, इन तीनों में बथुआ होता है। बथुआ जनरली हम लोग साग में भी यूज करते हैं, तो बथुआ जो है वीट, पी या मस्टर्ड की एक वीड होता है, यानी हम लोग जो खाते हैं वो एक खरपतवार है। उसके बाद है पी में पियाजी होता है, तो यानी पियाजी, तो पी में कौन सा वीड होता है? पियाजी। उसके बाद बरसीम में कौन सा? बरसीम दोस्तों जो चारा होता है, फोडर होता है, उसमें जो है कंसी वीड होता है। उसके बाद क्रॉप्स दिया है, सीजन दिया है, जैसे सनफ्लावर, तो सनफ्लावर सारे सीजन में बोया जा सकता है। वैसे भी सन जो है हमेशा, सन कहा जाता है सन नेवर सेट्स, तो सन जो है हमेशा होता है, तो इसीलिए सनफ्लावर जो है हमेशा बोया जाता है। मस्क मेलन हमें पता है, मस्क मेलन, वाटर मेलन, ये सब जायद क्रॉप हैं जो जून जुलाई से, जो गर्मी से थोड़ा सा पहले बोए जाते हैं। कॉटन एक खरीफ क्रॉप है। और लाइन सीड जो अलसी जो है हमने अभी देखा, लाइन सीड क्या है? रबी क्रॉप है जो विंटर में बोया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन देखो 2 बार आ चुका है कि लाइन सीड जो है कैसा क्रॉप है, तो लाइन सीड जो अलसी होता है वो किसका होता है? विंटर क्रॉप होता है। हम इसको याद रख सकते हैं अलसी या आलसी, ठंडी में हम लोग आलसी हो जाते हैं। उसके बाद है क्रॉप्स एंड वैरायटी दिया है, जैसे मस्टर्ड दिया है, तो ये हम देख चुके हैं कई बार। मस्टर्ड की वैरायटी वरुणा होता है। पी का रचना होता है, रा चना, चना मतलब मटर से रिलेट कर लो, तो पी जो है पी क्रॉप की वैरायटी रचना होती है। लायन सीड की एक वैरायटी क्या है? नीलम नाम होता है उसका। और जो चिक पी यानी जो छोटा वाला चना होता है, छोटे छोटे चने होते हैं, उनकी एक वैरायटी क्या है? राधे एक वैरायटी है। और ये जो है झांसी बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में बोया जाता है, और हमें पता है कि बुंदेलखंड से ऊपर था आसपास का जो क्षेत्र होता है कृष्ण और राधा से एसोसिएटेड है। उसके बाद है कुछ करेक्टेस्ट स्टेटमेंट दिए हैं, जैसे कौशल इज अ वैरायटी ऑफ ग्राउंडनट, ये तो कई बार रिपीट हो चुका है। ग्राउंडनट की एक वैरायटी कौशल होती है। उसके बाद यहाँ पे कुछ हाईएस्ट प्रोड्यूसर दिया और स्टेट दिया, जैसे कोकोनट के प्रोडक्शन में केरला नंबर 1 पे, और पल्सेस के टोटल पल्सेस के प्रोडक्शन में MP नंबर 1 पे है, राजस्थान दूसरे नंबर पे है। उसके बाद इंडिया की जो फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी वो कहाँ पे इस्टेब्लिश, मतलब कब इस्टेब्लिश की गई थी? तो वो 1960 में पंतनगर उत्तराखंड में इस्टेब्लिश की गई थी। रीजन दिया है और उनका वेल नोन फॉर प्रोडक्शन, जैसे कर्नाटक एंड केरला नोन फॉर आर्गनेट यानी सुपारी के प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश मैंगो आप जानते हो मलिहाबाद लखनऊ में है। उसके बाद महाराष्ट्र किसके लिए फेमस है? सोयाबीन के लिए। ये सब क्वेश्चन देख चुके हैं हम लोग। उसके बाद इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड्स फूड प्रोडक्शन, दोस्तों पूरे वर्ल्ड में जो फ्रूट का यानी फल का प्रोडक्शन होता है उसमें इंडिया का लगभग 10.5% शेयर है, और हमने देख भी चुके हैं कि टोटल फ्रूट के प्रोडक्शन में इंडिया दूसरे नंबर पे आता है चाइना के बाद। उसके बाद करेक्ट दिया, मैच दिया है। ये देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, यहाँ पे घटना चक्र में था तो मैंने नोट डाउन कर लिया, मैंने कहा बाद में ना लिखा जाए तो छूट जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है कि जो जियोग्राफिक फैक्टर हैं यानी जो अपर्दनकारी हैं उनका नाम दिया है, और उनसे द्वारा बने गए लैंड के एक्सटर्नल या इंटरनल लैंड फार्म का स्ट्रक्चर दिया है। जैसे रिवर के थ्रू क्या बनता है? कैनियन बनता है। विंड के थ्रू जियोगेन बनता है।
और विंड के थ्रू ही इंसेलबर्ग बनता है और ग्लेशियर के मेल्टिंग के बाद मोरेन बनता है। ठीक है। वर्ल्ड फर्स्ट हर्बिसाइड, वर्ल्ड का पहला हर्बिसाइड क्या था? 2,4-D जो है वर्ल्ड का पहला हर्बिसाइड था, उसका नाम क्या था? 2,4-D। नाबी एमजी जो है किसकी वैरायटी है? तो दोस्तों नाबी एमजी जो है एक वीट की वैरायटी है। मेज, पोटैटो एंड शुगर केन एंड मूंग हैज क्रॉप रोटेशन साइकिल 3 ईयर। दोस्तों ऐसा कौन सा क्रॉप है जिसकी जो रोटेशन साइकिल 3 साल पे होती है, यानी एक बार बो दो तो 3 साल तक चलते हैं? तो शुगर केन की क्रॉप रोटेशन साइकिल 3 साल होती है, पोटैटो को भी 3 साल होती है, मेज की भी 3 साल होती है और मूंग की भी। उसके बाद है जूट। तो जूट के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया है, हम देख चुके हैं कि जूट एक खरीफ क्रॉप है जो मानसून के समय बोया जाता है क्योंकि खूब बारिश चाहिए होता है इसको। उसके बाद इसको ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, मतलब यही ह्यूमिड मतलब बारिश वाला क्लाइमेट 200 सेंटीमीटर या अब, और हाई टेम्परेचर चाहिए होता है पकने के लिए। उसके बाद है कल्टिवेटेड मेनली इन ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, यानी ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया क्या है? वेस्ट बंगाल और बिहार ही है। तो यहाँ पे हमारा जो है एग्रीकल्चर का मिसलेनियस टॉपिक ख़त्म हुआ। अब एक छोटा सा टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री का, इसको भी हम देख लेते हैं और आज हमारा इंडियन ज्योग्राफी का बहुत बड़ा टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब दोस्तों ये होता है कि एग्रीकल्चर जो है वो केवल क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं होता, एग्रीकल्चर में एनिमल की रेयरिंग भी आती है, यानी एनिमल की जो डेयरी के प्रोडक्ट्स होते हैं, मछली, फिश, ये सारी चीज़ें भी एग्रीकल्चर में इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है। हमने देखा था कि एग्रीकल्चर की फर्स्ट क्लास में एक फार्मिंग की एक कैटेगरी होती है मिक्स्ड फार्मिंग। तो मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब ये होता है कि फार्मर क्रॉप के प्रोडक्शन के साथ एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल रेयरिंग भी करता है। तो मुद्दे पे आते हैं सीधे कि स्टॉक फार्मिंग इज ब्रीडिंग ऑफ एनिमल। दोस्तों पूछता है कि स्टॉक फार्मिंग का मतलब क्या है? तो स्टॉक फार्मिंग का मतलब ये है कि लाइव स्टॉक की ब्रीडिंग। दोस्तों एनिमल्स को जो है लाइव स्टॉक कहा जाता है, तो उसी के लास्ट से ही उठाया है स्टॉक। तो स्टॉक फार्मिंग इज द ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। उसके बाद है लार्जेस्ट डेंसिटी ऑफ द नंबर ऑफ कैटल इन पर 100 हेक्टेयर ग्रास कल्टिवेबल लैंड। दोस्तों जो जो टोटल कल्टिवेबल लैंड है, अगर उसके पर 100 हेक्टेयर में देखें तो सबसे ज़्यादा कैटल की डेंसिटी कहाँ पे मिलती है? तो वो बिहार में मिलती है। ये बीपीएससी का क्वेश्चन था। उसके बाद है यूपीपीसीएस का 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 बार आया हुआ। अबाउट 1/3 ऑफ इंडियाज कैटल पॉपुलेशन इज फाउंड इन 3 स्टेट। दोस्तों इंडिया में जितने भी कैटल का पॉपुलेशन है उसका 1/3 जो है यानी 33% लगभग जो है 3 स्टेट में मिलता है। किसमें? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। और इनमें भी सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश में। उसके बाद दिया हमारा एक करेक्ट स्टेटमेंट कुछ दिए हैं, जैसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैटल आर फाउंड इन वेस्ट बंगाल। हमने अभी देखा कि वेस्ट बंगाल में नंबर सबसे ज़्यादा कैटल होते हैं, फिर उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद है लार्जेस्ट नंबर ऑफ बफेलो। दोस्तों पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा बफेलो किस राज्य में मिलते हैं? तो यूपी में मिलते हैं। तो जो भैंस होते हैं सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में मिलते हैं, फिर दूसरे स्थान पे राजस्थान होता है। और लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीप, सबसे ज़्यादा सीप कहाँ पे मिलते हैं? तो तेलंगाना में मिलता है, फिर आंध्र प्रदेश में। एंड यूपी इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ काऊ मिल्क। दोस्तों काऊ मिल्क यानी गाय के दूध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अभी भी नंबर 1 पे है। मोस्ट मिल्क यील्डिंग गोट ब्रीड। दोस्तों इंडिया में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गोट की ब्रीड कौन सी है? जमुनापरी है। और कुछ काऊ के कुछ बेस्ट ब्रीड के क्या नाम है? एक है थार परकर, उसके बाद राठी एंड नागौरी। नागौर डिस्ट्रिक्ट में मिलता है नागौरी। तो नागौरी, राठी एंड थार पाकर जो है राजस्थान में पाए जाने वाली काऊ की कुछ इंडिजिनस ब्रीड है। उसके बाद कुछ अदर ब्रीड्स क्या हैं? कंकरेज, साहिवाल, लाल सिंधी, गिर, हरियाणवी, मालवी, मेवाती। इसमें में से हमें याद क्या क्या रखना है? थार पाकर, राठी, नागौरी एंड साहिवाल एंड मेवाती। काऊ ब्रीड नोन फॉर हाई मिल्क एड। दोस्तों कौन सा काऊ ब्रीड है जो सबसे ज़्यादा मिल्क याइल्ड यानी सबसे ज़्यादा दूध देने के लिए जाना जाता है? तो साहिवाल जो है वो सबसे ज़्यादा दूध देता है। लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूस। दोस्तों मिल्क के प्रोड्यूसन का लार्जेस्ट मिल्क कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है? इंडिया में, दूसरे पे यूएसए में, तीसरे पे पाकिस्तान में। तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट। दोस्तों टोटल मिल्क के प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 पे आता है। और अगर हम बफेलो मिल्क का प्रोडक्शन भी देखें तो भी इंडिया नंबर 1 पे है। लेकिन अगर खाली काऊ मिल्क का प्रोडक्शन में देखें तो यूएसए नंबर 1 पे, इंडिया दूसरे नंबर पे आ जाता है। तो अगर
टोटल नंबर ऑफ मिल्क पूछ रहा है तो इंडिया आगे है, बफेलो मिल्क पूछ रहा है तो भी इंडिया आगे है, ठीक है। और लेकिन अगर काऊ मिल्क के बारे में पूछा है तो यूएसए नंबर 1 पे आता है, नहीं तो टोटल मिल्क के प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 पे है, यूएसए दूसरे नंबर पे है। उसके बाद है इंडिया में जो मिल्क होता है सबसे ज़्यादा, अब तो चेंज हो चुका है, पहले उत्तर प्रदेश था, अब क्या हो गया राजस्थान। तो इंडिया में मिल्क का प्रोडक्शन राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, फिर यूपी में, फिर एमपी में, ठीक है। लेकिन अगर हम पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क देखें, यानी पर पर्सन को सबसे ज़्यादा दूध जो है कहाँ पे मिलता है, तो ये हमें पता है कि पंजाब के लोगों को दूध दही लस्सी सबसे ज़्यादा मिलता है। तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा पंजाब में है। उसके बाद है ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है, तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड या वाइट रिवोल्यूशन जो है वो मिल्क के प्रोडक्शन से संबंधित है। इंडिया में जो वाइट रिवोल्यूशन आया था, दूध की जो क्रांति आई है, उसके पिता कौन थे, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन इज़ द फादर ऑफ इंडियाज वाइट रिवोल्यूशन। उसके बाद वाइट रिवोल्यूशन अभी हमने देखा मिल्क से एसोसिएटेड है। और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो दोस्तों नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा के करनाल में है। हम जानते हैं हरियाणा में दूध दही का भी अच्छी खासी मात्रा में होती है, तो वहीं से रिलेट कर सकते हैं। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, करनाल हरियाणा में। तो दोस्तों ये जो था हमारा इंडियन जियोग्राफी का एक बहुत बड़ा टॉपिक इंडियन एग्रीकल्चर ख़त्म हुआ है। हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग इन वीडियो को, घटना चक्र के वीडियो को लाइक कर रहे हैं। दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो चीज़ इस चैनल पे प्रोवाइड की जा रही है वो पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं है। उसका रीज़न ये है कि जनरली आप घटना चक्र जब पढ़ाया जाता है तो लोग क्या करते हैं, बुक का पीडीएफ उठाते हैं और पढ़ते चले जाते हैं और आंसर इस एक छोटे से इस जो मैंने जो क्या किया है कि पूरा गागर में सागर भरने का काम किया है। यानी हर क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा और निमोनिक्स भी बताऊंगा। तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम आते हैं इंडियन ज्योग्राफी का 1-2 मिनरल का टॉपिक बचा हुआ और 1-2 टॉपिक और हैं, उनको ख़त्म करते हैं, फिर हमारा जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों मैं पहले भी बता चुका आपको, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में 70-30 का रेशियो चलता है लगभग। तो इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म होने के बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए आगे और आगे बढ़ते रहिए।